जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव विविधता, चैप्टर नंबर 1 शुरू किए थे। और जैव विविधता में हम आपको बताए थे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के इस प्रकार, विविध प्रकार एवं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। फिर बताए थे कि पृथ्वी पर लगभग 300 लाख प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 17 से 18 लाख प्रजातियों का खोज हो चुका है। और उनमें से 12 लाख जो है वो जंतु हैं और 5 लाख जो है वो कौन है, पौधा है। फिर बताए थे कि पृथ्वी पर अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट। और भारत में जो वर्षा वन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उसके इलाके में जैव विविधता सर्वाधिक होता है। जैसे असम बताए थे, मेघालय बताए थे, अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो इतना प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, अगर इन सभी के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए इनको क्या किया जाता है, इनमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट करके क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग को यही आगे पढ़ना है कि जीव जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनको हम लोग किस प्रकार से अलग अलग समूहों में बांटते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, या उनके अध्ययन को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। तो आज हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला जो हेडिंग आएगा वो आएगा टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी, वर्गीकी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले जो बताने का काम किया था उस साइंटिस्ट का नाम है एपी डे कंडोल। एपी डे कंडोल ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, वर्गीकी को सबसे पहले क्या समझाया था। तो वर्गीकी होता क्या है, जीवों के वर्गीकरण। अभी बताए थे कि जीवों के अध्ययन को आसान करने के लिए क्या किया था, उनको अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। तो जीवों के वर्गीकरण जो होता है, उनके सिद्धांत का अध्ययन जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। सीधा सा मतलब इसमें लिख सकते हैं जीवों के वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण सिद्धांत, जीवों के वर्गीकरण सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी कहलाता है। अब बात आता है कि ये तो वर्गीकी है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो वर्गीकी के अंतर्गत हम लोग 4 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। पहला जो बिंदु होता है जिसे हम लोग वर्गीकी के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। सेकेंड अगर बिंदु की बात करें तो वो होता है नामकरण। थर्ड होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और फोर्थ होता है एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है इंटर रिलेशन, दो जानवर या जो प्रजाति जो होते हैं वो आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो इन चारों पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते इसमें वर्गीकी के अंतर्गत निम्नलिखित 4 या 4 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। अब वो कौन कौन से 4 पॉइंट हैं, तो पहला जो आता है वो आता है पहचानना। पहचानना ये होता है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड अगर पॉइंट को देखें तो वो होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण। नोमेनक्लेचर। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो वो होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है अंतर संबंध का अध्ययन, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटीज। और इन्हीं चारों पॉइंटों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं,
वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बारी बारी से इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अब पहला हेडिंग जो आता है वो आता है पहचानना। पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? जीवों का सही प्रकार से वर्णन। कोई भी जीव जो है वो आपके सामने से, मान लीजिए हम एक पैरट बना दे रहे हैं, तोता, ये पैरट है। इस पैरट को अगर इसे बना दिए हैं तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये क्या है, पैरट है। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, इसके नाम को आप जान रहे हैं, साथ ही साथ अगर इसके वर्णन के बारे में पूछे तो आप बता दीजिएगा कि इसका ये हरे रंग का होता है, इसका जो चोंच होता है वो मुड़ा हुआ होता है, ये छोटा पक्षी होता है। तो ये आप क्या कर पा रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर पा रहे हैं। तो किसी भी जीव के बारे में, कोई भी जीव है, अगर आप उसके बारे में सही सही प्रकार से क्या कर पा रहे हैं, वर्णन कर पा रहे हैं, और उसके नाम को आप क्या करते हैं, जानते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पहचानना कहेंगे। आप उस जीव को क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। पहचानना का सीधा सा मतलब होता है जीवों का सही प्रकार से वर्णन, जीवों का सही प्रकार से वर्णन एवं उनको उनके नाम से जानना, पहचानना कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। किसी भी जीव को अगर आप सही तरह से क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर पा रहे हैं और उसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहचानना बोलेंगे। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है आपका नामकरण। नामकरण, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर हम लोग देखें तो किसी भी जीव का जो नाम होता है वो क्षेत्र के अनुसार क्या होते जाता है, बदल जाता है। भारत जो है वो कई प्रकार के भाषाओं वाला देश है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग देश जो होते हैं उनमें भी अलग अलग भाषाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अगर हम लोग जाते हैं तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या हो जाता है, उस क्षेत्र के अनुसार चेंज होते जाता है। तो इससे जीवों के बारे में अध्ययन करने में बहुत सारी क्या हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि किसी भी जीव को क्या किया जाए, मानक नाम दिया जाए। मानक नाम कहने का मतलब ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे विश्व में उसी नाम से वो क्या हो, पहचाना जाए, जाना जाए। और इस नाम से जानने के बाद क्या होगा कि उस जीव के बारे में कहीं भी आप चले जाइए, अगर आप वो नाम तक पकड़ते हैं तो वो समझ जाएंगे कि आप किसके चीज़ के बाद, कौन सी चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो किसी भी जीव को मानक नाम देना, ठीक है, जिसे वो पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, नामकरण बोलते हैं। ठीक है, और नामकरण क्यों किया गया, क्योंकि जीवों का जो नाम है वो क्षेत्र के अनुसार, देश के अनुसार क्या होते जाता है, बदलते जाता है। इसमें लिख सकते हैं किसी भी जीव को मानक नाम देना जिससे वह पूरे विश्व में जाना जाता है, नामकरण कहलाता है। जिससे वो पूरे विश्व में जाना जाता है, क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। फिर ये जो नाम है वो किसी भी देश में, किसी भी स्थान में परिवर्तित नहीं होगा। सीधा से एग्जाम्पल के जैसे आम है, तो आम को मैंगीफेरा इंडिका, ये जो आम का वैज्ञानिक नाम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। आप इस पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पर अगर आप मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं तो लोग क्या समझेंगे कि ये क्या है, नाम है। तो ये नामकरण की परेशानियों को क्या किया गया, दूर किया गया। क्यों से पद्धति के द्वारा, नामकरण पद्धति द्वारा। अब जीवों का जो नाम होता है उसको देने के लिए कई प्रकार के संस्थाएं होती हैं, कई प्रकार के प्रणाली होते हैं, कई प्रकार के क्या होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों को हम लोग को क्या करना है,
पढ़ना है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट करने का कोशिश करेंगे। अब जीवों के नामकरण से संबंधित कई प्रणालियां थीं, उनमें से एक प्रमुख प्रणाली है द्विपद प्रणाली। द्विपद प्रणाली जो होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग बाइनोमियल सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी जीव के नाम के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और ये नीट के एग्जाम के लिए आपको क्या होते हैं, या कई प्रकार के जो मेडिकल से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए आपके लिए क्या है, आवश्यक है, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसको ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले आता है कि नामकरण से संबंधित पहला जो सिद्धांत था, नियम था, प्रणाली था, वो कौन था, द्विपद प्रणाली था। अब ये द्विपद प्रणाली को सर्वप्रथम गैस्पर्ड बोहीन ने 1675 में अपनी पुस्तक पिनेक्स थिएटर बोटेनिका में प्रकाशित किया था। कह रहा है कि जो द्विपद प्रणाली है, इस प्रणाली को सबसे पहले किसने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गैस्पर्ड बोहीन। और ये जो गैस्पर्ड बोहीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था कि सन 1675 ईस्वी में एक किताब लिखा था, और उस किताब का नाम है पिनेक्स थिएटर बोटेनिका, जिसमें इन्होंने द्विपद प्रणाली को क्या किया था, प्रकाशित किया था। द्विपद प्रणाली, क्वेश्चन पूछेगा कि द्विपद प्रणाली को प्रस्तावित किसने किया था, तो गैस्पर्ड बोहीन ने कब किया था, 1675 ईस्वी में। और कौन से बुक में किया था, तो पिनेक्स थिएटर बोटेनिका में। फिर इसके बाद इस द्विपद प्रणाली को बड़े पैमाने पर जिन्होंने उपयोग किया, उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। और इस प्रणाली का उपयोग करते हुए उन्होंने कई प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे मौजूद थे, उनका क्या किया, उन्होंने नामकरण किया। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, लिखा है कैरोलस लिनियस, ये दूसरे साइंटिस्ट है। कैरोलस लिनियस ने इस नामकरण प्रणाली का उपयोग सबसे पहले बड़े पैमाने पर किया था। पूछेगा कि द्विपद नामकरण प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। और उस प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के जो पौधा एवं जंतु मौजूद थे, उन पौधा एवं जंतुओं का उन्होंने क्या किया था, नामकरण किया था। इसके बाद जो लिनियस है, इसीलिए लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद प्रणाली के संस्थापक। कहने का मतलब बाइनोमियल सिस्टम जो है, बाइनोमियल सिस्टम का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस प्रणाली का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हुए जंतु एवं पौधों का क्या किया था, नामकरण किया था। लास्ट पॉइंट देखें तो लिनियस जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक था, स्पीसीज प्लांटरम, ये स्पीसीज प्लांटरम नामक पुस्तक में पौधों के नामकरण का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने पौधों का जो नामकरण होता है उनसे संबंधित सिद्धांतों के बारे में कौन से पुस्तक में लिखा था, स्पीसीज प्लांटरम में लिखा था। और ये जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था, 1 मई 1753 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से ये जो हम लिख रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या कहाँ से बनते हैं, पहला तो साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा डेट से क्वेश्चन बनेगा, और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा बुक लिखा था, या पौधों से संबंधित नामकरण का वर्णन जो है वो कौन से पुस्तक में मिलता है। तो पौधों से संबंधित नामकरण का प्रस्ताव कौन से पुस्तक में मिलता है, स्पीसीज प्लांटरम में मिलता है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए और इसको याद कर लीजिएगा। अब लिनियस ने क्या किया था कि पौधों के नामकरण के लिए कौन सा बुक, तो जो स्पीसीज प्लांटरम था, उस स्पीसीज प्लांटरम को उन्होंने प्रकाशित किया था 1 मई 1753 ईस्वी को। अब 1 मई 1753 ईस्वी के बाद अगर कोई भी उससे पहले यदि कोई पौधा का नाम लिखता है या लिखा हुआ है तो उस नाम को वैधता, वैलिडिटी नहीं थी। कहने का मतलब पौधा के लिए जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा वो कब का मान्य होगा, जो 1 मई 1753 ईस्वी के बाद लिखा हुआ। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने जंतुओं के नामकरण का भी प्रस्ताव रखा था लिनियस ने। और उन्होंने किसमें, तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर, एक और पुस्तक है सिस्टमा नेचर में जंतुओं के नामकरण का प्रस्ताव रखा। सिस्टमा नेचर के 10वें संस्करण को पहली बार कब प्रकाशित किया था, तो 1 अगस्त 1758 को। कहा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जंतुओं का नामकरण का प्रस्ताव कौन से पुस्तक में लिखा गया था, तो सिस्टमा नेचर ने। लिखा कौन था, लिनियस ने।
ठीक है, उसके बारे में बताया था लिनियस ने। और इसका जो प्रकाशन हुआ था पहली बार वो कब किया गया था, 1 अगस्त 1758। तो यहाँ पर दो है, पहला है स्पीसीज प्लांटरम। स्पीसीज प्लांटरम में पौधों के नामकरण से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था और सिस्टमा नेचर में जंतुओं के नामकरण से संबंधित प्रस्ताव रखा गया। स्पीसीज प्लांटरम जो है उनका प्रकाशन जो है वो 1 मई 1753 में किया गया, जबकि जो सिस्टमा नेचर है इसका प्रकाशन 1 अगस्त 1758 में किया गया था। फिर बात आता है कि सिस्टमा स्पीसीज प्लांटरम है उसमें किसका नामकरण का प्रस्ताव है, तो पौधों का, और सिस्टमा नेचर में किसका है, जंतुओं का। पौधों का नाम जो है वो 1 मई अगर 1753 के पहले लिखा हुआ है तो उस नाम को वैध नहीं माना जाएगा, उस नाम को वैध माना जाएगा जो 1 मई 1753 के बाद लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर जंतुओं का नामकरण जो है वो 1 अगस्त 1758 के पहले किया गया है तो उस नाम को वैध नहीं माना जाएगा, उस नाम को वैध माना जाएगा जो 1 अगस्त 1758 के बाद लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, वो है प्राथमिकता के सिद्धांत द्वारा नामकरण। और इसमें क्या कहा गया है कि यदि 1 मई 1753 के बाद किसी भी पौधा के 2 नाम प्रस्तावित किया जाता है तो वैध नाम सबसे पहले प्रस्तावित नाम होगा। मान लेते हैं कि 1 मई 1753 के बाद पौधा के 2 नाम ए और नाम बी प्रस्तावित किया गया। अब नाम ए जो है वो पहले किया गया था और नाम बी जो है वो 1 से 2 महीना बाद किया गया था या कई समय बाद किया गया था। तो इसमें वही नाम, 2 नाम है तो दोनों नाम वैध नहीं होंगे, इसमें वो नाम वैध होगा जो 1 मई 1753 के सबसे नज़दीक होगा, या कह सकते हैं इन दोनों में जो सबसे पहले क्या करेगा, अपने नाम का प्रस्ताव रखेगा, उसी के नाम को क्या किया जाएगा, वैध माना जाएगा और लोगों को उसके बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो नामकरण से संबंधित है, इनको क्या करना है, आपको समझना है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो पौधे और जंतुओं का नामकरण होता है वो अलग अलग संस्थाएं करती हैं, और इनमें से जो संस्थाएं हैं जो पौधों का नामकरण करता है वो ICBN है। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो ICBN आएगा। पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए, और नोट करने के बाद एक बार ठंडा दिमाग से इसको पढ़ने का क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। अब पौधों का जो नामकरण करती है वो एक संस्था है, ठीक है, वो है ICBN। ICBN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें पौधों के नामकरण से संबंधित क्या होते हैं, नियम मौजूद होते हैं। तो ये ICBN क्या होता है, संग्रहित पौधे। संग्रहित पौधे का मतलब होता है जो वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र से पौधों के अलग अलग किस्मों को क्या करते हैं, जमा करते हैं। उन पौधों के क्या होता है, नामकरण के नियम, उन पौधों के नामकरण के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ICBN कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जो भी संग्रहित किए गए पौधे हैं उन पौधों के नामकरण के नियम जिसके अंतर्गत मौजूद होता है उस किताब को, उस संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ICBN कहते हैं। अब बात आता है कि ICBN जो है ये सर्वप्रथम प्रभाव में कब आया, लोग इसको कब स्वीकार किया। तो लोगों ने ICBN जो है, जो संस्था पौधों का नामकरण करती है, उसको सन 1961 ईस्वी में क्या किया था, स्वीकार किया था। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें क्या था, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उस खामियों को क्या किया गया, दूर किया गया। और इसको दूर करने का काम कौन किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने। इसमें लिखा हुआ है कि ICBN को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय संशोधन के बाद 12वीं बार क्या किया गया, उसका अंतर्राष्ट्रीय संशोधन किया गया और पुनः उसको कब प्रकाशित किया गया था, 1978 में उसको प्रकाशित किया गया। तो ICBN कितने बार प्रकाशित हुआ, 2 बार। पहली बार वो प्रकाशित कब हुआ था, 1961 में, तब लोगों ने उसको क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। दूसरे बार अगर उसमें जो खामियां थी उस खामियों को दूर करने के बाद उसको क्या किया गया, दोबारा से प्रकाशित किया गया और दोबारा से उसको प्रकाशित कर दिया गया 1978 में। तो ICBN का प्रकाशन 2 बार हुआ, एक बार 1961 में और एक बार 1978 में। ICBN होता क्या है ये ध्यान रखना है। तो ICBN संग्रहित पौधों के नामकरण का क्या होता है, एक प्रकार से नियम होता है, और इस नियम को सबसे पहले लोगों ने स्वीकार कब किया था, 1961 में। एक क्वेश्चन पूछता है कि ICBN को एक्सेप्ट कब किया गया था, स्वीकार कब किया गया था, तो वह है 1961 में। अब ICBN में
कौन कौन से नियम थे उस नियम को हम लोग को पढ़ना है, और ये नियम आपकी किताब में भी दिया हुआ है। यहाँ तक जो हम आपको बता रहे थे ये आपकी किताब में दिया हुआ नहीं था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ICBN के नियम। पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे ICBN के नियम, और पहला नियम क्या आता है, पहला नियम द्विपद प्रणाली के अनुसार किसी भी प्रजाति के जीव के दो नाम होते हैं। किसी भी प्रजाति के जीव के कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। पहला नाम जो होता है वो वंश नाम होता है, वो कौन से वंश का है उस नाम होगा, उसको बोलेंगे जेनेरिक नेम। और दूसरा जो नाम होता है वो होता है जाति संकेत पद, संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। तो कह रहा है कि ICBN का पहला नियम क्या है कि इस द्विपद प्रणाली के अनुसार किसी भी प्रजाति के जो जीव हैं उसके कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे। पहला जो नाम होगा वो उसका वंश नाम होगा, वो कौन से वंश का है उसके बारे में बताएगा, जबकि दूसरा जो नाम का भाग होगा वो क्या होगा, जाति संकेत पद होगा। अगर एग्जाम्पल देखना है यहाँ पर देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सोलेनम ट्यूबरोसम जो होता है ये आलू का नाम होता है, पोटैटो। अब देखिए आलू के दो नाम हैं, एक है सोलेनम और एक है ट्यूबरोसम। तो ये जो पहला भाग है ये इसके वंश के बारे में बताता है। कौन सा भाग है, वंश नाम है। जबकि दूसरा भाग जो होता है वो किसके बारे में बताता है, जाति संकेत पद। इसी प्रकार से कोई भी जीव का नाम ले सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। और ये जो मैंगीफेरा इंडिका है ये मैंगो का, आम का नाम होता है। और ये जो आम है इसमें मैंगीफेरा जो है वो इसके वंश के नाम को क्या कर रहा है, बता रहा है। जबकि इंडिका जो है वो इसके जाति संकेत पद को क्या करता है, बताता है। तो ये पहला नियम था ICBN का। इसमें किसी भी प्रजाति के जीव के कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। पहला जो नाम का भाग होता है वो वंश नाम को बताता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है वो किसके बताता है, जाति संकेत पद। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, वंश नाम एवं जाति संकेत पद न तो 3 अक्षर से बड़ा छोटा, न तो 3 अक्षर से छोटा और न ही 12 अक्षर से बड़ा होता है। अब शब्दों का लिमिटेशन भी है यहाँ पर, जैसे हम अभी लिखे थे ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम है तो पहला ये क्या बता रहा था, वंश। वंश है तो इसमें लेटर ना तो 3 से कम होना चाहिए, 3 से अधिक आपको दिखाई दे रहा है, और ना ही 12 से अधिक। 3 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ही 12 से अधिक होना चाहिए। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर हैं। तो ना तो ये 3 से छोटा है और ना ही 12 से अक्षर से बड़ा है। इसको अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ना तो 3 से छोटा है और ना ही 12 से बड़ा। तो वैज्ञानिक नाम लिखते समय, ठीक है ना, किसी भी जीव के जो नाम होते हैं वो न तो उसमें जो जाति संकेत पद है या वंश नाम है वो न तो 3 अक्षर से छोटा होना चाहिए और न ही 12 अक्षर से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा नियम अगर देखें तो वंश नाम को
बड़े अक्षरों से प्रारंभ करते हैं, जबकि जाति संकेत पद को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रारंभ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, इस मैंगीफेरा में जो ये जो बताता है वो क्या बताता है, वंश नाम बताता है। तो वंश नाम को जब लिखेंगे तो उसका जो शुरुआत होगा वो अंग्रेजी के बड़ा अक्षर से होगा, छोटा अक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो जाति संकेत पद है, इसका जो शुरुआत होगा वो किससे होगा, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से होगा। तो ये जो नाम लिखा हुआ है ये सही नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वंश नाम कैपिटल लेटर से और जो जाति संकेत पद है उसका शुरुआत स्मॉल लेटर से हुआ है। अगर इसी को चेंज कर दे, वंश नाम जो है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से शुरू कर दें, मैंगीफेरा, और इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये दोनों नियम को भी आप क्या करिए, नोट करिए। नेक्स्ट आता है चौथा नियम, वंश नाम एवं जाति संकेत पद को हाथ से लिखते समय अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अलग अलग रेखांकित किया जाता है तथा प्रिंट करते समय इसे तिरछे अक्षरों में किया जाता है। अब इसमें क्या कर रहा है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जो अभी वैज्ञानिक नाम लिखे हैं ये हाथ से लिखे हैं। तो ये हाथ से लिखा हुआ नाम सही कब होगा, जब इसमें सोलेनम और ट्यूबरोसम बोले तो वंश और जाति संकेत पद को हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। तो ये नाम क्या है, अब सही है, ये हाथ से लिखा हुआ नाम सही है। अगर आपको इसको प्रिंट करना है, कंप्यूटर पर टाइप करके इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनको इटैलिक में, जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते होंगे वो जानते होंगे, इटैलिक में हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट को चेंज करते हैं, तो लिखावट जो है वो कैसा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो जब भी वैज्ञानिक नाम को कंप्यूटर के माध्यम से लिख करके प्रिंट किया जाता है तो उसको इटैलिक में किया जाता है। ठीक है, उसको तिरछे अक्षरों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। और जब इसको हाथ से लिखेंगे तो हाथ से लिखने के बाद जो वंश नाम होता है और जो जाति संकेत पद होता है उसको हम लोग अलग अलग क्या कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर पांचवा नियम देखें इसका, नेक्स्ट नियम देखें तो नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम जाति संकेत पद के बाद शॉर्ट में अंग्रेजी के रोमन अक्षरों में, अंग्रेजी के रोमन अक्षरों में शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो मैंगीफेरा इंडिका, अब ये जो नाम दिया हुआ है ये, इसको तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ से लिखें तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे और इसको इटैलिक में लिखेंगे कंप्यूटर पर जब भी लिखेंगे। लेकिन जो इसका नाम दिया है उस साइंटिस्ट का नाम अगर लिखना है कि किसने दिया है
तो उसको अंग्रेजी का जो सीधा अक्षर होता है, ठीक है, रोमन अक्षर, उसमें शॉर्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ, इसको तिरछा में लिखेंगे नाम को, और उसको जो वैज्ञानिक का नाम है उसको जाति संकेत के बाद अंग्रेजी के रोमन अक्षर में सीधे अक्षरों में क्या करेंगे, शॉर्ट में इस तरह से लिख देंगे। तो इससे क्या मालूम चलेगा कि मैंगीफेरा इंडिका का जो नामकरण किया था वो लिनियस ने किया था, लिनियस साइंटिस्ट ने किया था। तो इसको आप भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट नियम जो आता है 6 नंबर या 7 नंबर, जो भी है, नंबरिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 6 नंबर, इसमें नियम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम को उसके लैटिन उत्पत्ति को दिखाने के लिए लैटिन भाषा में लिखा जाता है, भाषा में लिखा जाता है। अब ये क्या है, जैसे जिस प्रकार से हमारे देश में संस्कृत है, संस्कृत जो बहुत पुरानी भाषा है, और इसमें परिवर्तन, इसके शब्दों में परिवर्तन, उच्चारण में परिवर्तन की संभावना जो होती है वो न के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से जो लैटिन भाषा है, ठीक है, ये लैटिन भाषा क्या है, संस्कृत के जैसा ही काफ़ी पुराना भाषा है, और इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार के भाषा में परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वो कौन से भाषा में लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं। और ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ नाम क्या बताता है कि उस वैज्ञानिक नाम का जो उत्पत्ति हुआ है वो लैटिन में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या कर लेना है, वहीं पर नोट कर लेना है। अब ये तो अभी तक जो हम आपको बता रहे थे, ये पौधों के नामकरण के नियम बता रहे थे, जो ICBN में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो जंतुओं के नामकरण के नियम पढ़ना है, और वो जो संस्था जो जंतुओं के नामकरण करती है उसका नाम है ICZN। नेक्स्ट हेडिंग आएगा ICZN। ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि संग्रही जंतुओं के नामकरण के नियम को क्या कहा जाता है, ICZN कहा जाता है। जिस प्रकार से संग्रहित पौधों के नामकरण के नियम को हम लोग ICBN कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से संग्रहित जंतु जो है, खोजे गए जंतु जो हैं, उनके नामकरण के नियम को हम लोग क्या कहेंगे, ICZN कहेंगे। इसमें लिख सकते हैं संग्रहित जंतुओं के नामकरण के नियम को ICZN कहते हैं। ICZN कहते हैं। ICZN में एक खास, बाकी जो ऊपर नाम लिखा गया है वो ICZN पर भी लागू होता है। जो ICBN में हम आपको नियम बताए हैं वो जंतुओं के नामकरण में सब के सब नियम वैसे ही लागू होगा। एक नियम जो है वो अलग है, और उस नियम को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो है जंतुओं के नामकरण में टोटोनिम्स एवं ऑटोनिम्स मान्य होते हैं। टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स क्या होते हैं, मान्य होते हैं। ये टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स क्या होता है, अब इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले टोटोनिम्स समझते हैं। टोटोनिम्स ऐसे नाम या ऐसे वैज्ञानिक नाम जिनमें वंश नाम एवं जाति संकेत पद समान होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाजा, ये जो नाजा है ये किंग कोबरा,
ये एक सांप का नाम है। तो इसमें देखिए ये जो है ये वंश नाम बता रहा है और ये किसको बता रहा है, जाति संकेत पद। और ये वंश नाम और जाति संकेत पद दोनों जो है वो कैसे हैं, समान है। जाति संकेत पद, ये दोनों के दोनों नाम जो है वो क्या है, समान है। तो अगर दोनों के दोनों नाम समान है तो इस सब प्रकार का नाम जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोनिम्स बोलेंगे। और टोटोनिम जो होता है वो किस में हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ जंतुओं के नामकरण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो रैटस, रैटस, ये जो रैटस है ये रैट का नाम होता है, चूहा का। इसमें भी अगर आप दोनों देखें तो जाति, वंश नाम और जाति संकेत पद क्या है, समान है। तो जब वंश नाम और जाति संकेत पद समान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोनिम्स बोलते हैं। और ये किसके नामकरण में इसकी मान्यता है, मान्य होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंतुओं के नामकरण में। नेक्स्ट जो आता है ऑटोनिम्स, ऑटोनिम्स, ये ऑटोनिम्स क्या होता है, जब वैज्ञानिक नाम में क्या जाति संकेत पद एवं उपजाति संकेत पद समान होते हैं। उपजाति संकेत पद समान, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, होमो सेपियंस, ये जो होमो सेपियंस जो होता है वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसमें अगर आप देखिए, इसको हटा दीजिएगा, सेपियन होता है। तो इसमें ये जो होमो है ये क्या बता रहा है, वंश। ये सेपियन जो है ये क्या बता रहा है, जाति संकेत पद। और ये जो सेपियन है वो क्या बता रहा है, उपजाति संकेत पद। तो जब जाति संकेत पद और उपजाति संकेत पद मौजूद होता है, यह समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनिम्स बोलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स जो होते हैं वो किसके नामकरण के लिए मान्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जंतुओं के नामकरण के टोटोनिम्स क्या होता है, जब वंश नाम और जाति संकेत पद समान होगा तो उसको हम लोग टोटोनिम्स कहेंगे। और जब जाति संकेत पद और उपजाति संकेत पद समान होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनिम्स कहेंगे। तो ये कुछ नियम थे वैज्ञानिक नाम के। यहाँ पर क्या होता है, ये नियम, वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो उसको आप कोशिश करेंगे, कर लेंगे। अब बात आता है कि कितने लोग जो हैं वो बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। तो जो जिनको भी बायोलॉजी पढ़ना है वो थोड़ा सा नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे, मैसेज कर देंगे कि हम जो है वो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमको भी एनर्जी मिलेगा। पता नहीं है कितने स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ना है, कितने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसको नीचे मैसेज में जरूर लिखेंगे। बाकी विशेष अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।